नमस्ते। आज से हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर हैं। ठीक है, देखो ये है आपकी यूनिट नंबर 6। आपने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक कक्षा 11 में पढ़ी है, जिसमें 22 चैप्टर थे उस बुक में कंप्लीट, और इसके अंदर 6 से लेकर 10 यूनिट तक दी गई है। और ये आपके टोटल 16 चैप्टर हैं। हम टोटल 16 के 16 चैप्टर जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट यूनिट है मतलब 12वीं की यानी कि 6वीं जो यूनिट है हमारी, इसके अंदर पूरा जनन से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। पहला हो गया जीवों में जनन, दूसरा पादपों में पुष्पीय पादपों में जनन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा मानव में जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य। तो ये चारों टॉपिक हम पूरे कंप्लीट चारों चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत। उसके बाद अलग आगे आगे चैप्टर आते रहेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि उस अवधि को कहते हैं जब से जीव ने जन्म लिया है। ठीक है, जन्म लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होनी चाहिए प्राकृतिक। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को कहते हैं जीवन अवधि, और इसी का दूसरा नाम होता है जीवन काल। ठीक है, अब देखो कुत्ता जो होता है डॉग, इसका जो जीवन अवधि होती है वो होती है 15 वर्ष। ठीक है, और तोता जो होता है उसकी जीवन अवधि होती है 150 वर्ष। बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद के पेड़ की जीवन अवधि होती है 300 से 500 वर्ष, और पीपल के पेड़ की जो जीवन अवधि होती है वो होती है 3000 से 5000 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक यहाँ पे कौवा की जीवन अवधि और ले लेते हैं। कौवा का जीवन काल होता है 15 वर्ष। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या जीवन अवधि से जो शरीर का आकार है जीव का, उससे कोई लेना देना है कि नहीं? तो देखो कौवा और तोता जो है उसका शरीर लगभग बराबर होता है आकार में। तो इसकी जीवन अवधि 15 वर्ष है और इसकी जीवन अवधि लगभग 150 वर्ष है। तो शरीर के आकार से जीवन अवधि का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि शरीर का आकार जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करता है, वो उसकी एक प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। अब उसके बाद जनक क्या होते हैं? जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं जनक। और जनक जो होते हैं, जैसे पेड़ों में एक पेड़ भाग लेता है उसमें, तो वो क्या हो गया? जनक। अब मानव जनन में एक नर भाग लेता है, एक मादा भाग लेता है। ठीक है, ऐसे ही जीवों स्तनधारी प्राणियों में नर और मादा, तो वो क्या होते हैं? जनक। और संतति क्या होती है? जब जो एक नया शिशु पैदा होता है उस शिशु को कहते हैं संतति, या नया पौधा उगता है उसे क्या कहते हैं? संतति। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जनन। जनन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन की क्या परिभाषा है? इंग्लिश में जनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन होता है कि जीवों का अपने समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जीवों का अपने समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। और जनन जो होता है वो जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है और इसमें दो जनक भाग लेते हैं। अभी बताया जनक किसे कहते हैं कि जो जनन क्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, जनक। ठीक है, उसके बाद इसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होता है। इससे अलैंगिक जनन से पैदा संततियां क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है कि अपने समान संतति को हूबहू, ना तो उसकी शक्ल में कोई चेंज, ना उसके शरीर में आकार में कोई चेंज, तो उसे कहते हैं क्लोन। वही रंग, सारी चीजें वही, तो ऐसी संतति को कहते हैं क्लोन संतति। और लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। देखो, मानव का एक शिशु होता है तो उसकी शक्ल सभी से अलग होती है, उसका कलर भी लगभग किसी का काला, किसी का गोरा या किसी का मटमैला, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन और इसमें क्लोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक को समझेंगे। पहला है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि वाही जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन आवश्यक है अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, और जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और जनन से जैसे आगे के जीव वो बूढ़े होते चले जाते हैं, तो उससे नए एक संतुलन बना होता है शिशु, वयस्क और बूढ़ों का। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जनन के दौरान। अब समझते हैं हम अलैंगिक जनन। देखो, अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन, खंडन को कहते हैं इंग्लिश में फिजन। ठीक है, और द्वि हो गया मतलब बाइनरी फिजन, और बहु यानी पॉलीफिजन। तो बाइनरी द्विखंडन के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी जीव है, दो बराबर बराबर भागों के अंदर टूटकर एक नए जीव का निर्माण करता है, इसे द्विखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा के अंदर देखो, अमीबा ये हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया, तो ये क्या करता है, ये दो बराबर बराबर भागों में इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, और इसका जो केंद्रक है, सबसे पहले ये टूटता है, उसके बाद ये केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है, और ये किसमें पाया जाता है, अमीबा के अंदर। और बहुखंडन क्या होता है, बहुखंडन में एक ही जीव बहुत सारे अलग अलग खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुखंडन। उसके बाद आता है खंडन। खंडन क्या होता है, खंडन वह प्रक्रिया है, देखो इसमें भी खंडन आ रहा है और इसमें भी खंडन आ रहा है। विखंडन एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है। ये प्राकृतिक द्वारा होता है, अपने आप शरीर दो, अमीबा का शरीर दो भागों में टूटता है, दो भागों बराबर बराबर भागों में टूट जाता है। और बहुखंडन में भी बहुत सारे भागों से टूटकर नए जीव का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन खंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव किसी एक्सीडेंटल केस में एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसका शरीर बहुत सारे भागों में टूट गया, अब ये जीव नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं खंडन। इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन एक, जैसे हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं हम। इसमें हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बड निकल जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक छोटा सा बड निकल जाता है, इसे कहते हैं मुकुल। और ये जो प्रक्रिया होती है, फिर ये बड़ा होता जाता है और इसके बराबर जब ये हो जाता है तो ये टूटकर इससे अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन। मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन। अब देखो एक अगली विधि आती है बीजाणु द्वारा।
जैसे शैवाल और जो कवक है उनके अंदर बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है, तो उसमें दो बीजाणु काम में आते हैं। एक बीजाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु उसे कहते हैं जो चल सकता है, ठीक है, तैर कर पानी की सहायता से, हवा की सहायता से दूसरी जगह पर जा सकता है। और अचल बीजाणु का अर्थ होता है कि जो स्थिर रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। तो चल बीजाणु जो होता है उसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, और अचल बीजाणु का जो उदाहरण है वो है यूलोथ्रिक्स। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि आती है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। कुछ किताबों में कायिक जनन को एक अलग विधि दर्शाते हैं, मतलब जनन के 3 प्रकार बताए जाते हैं वहां पे, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें अलग अलग जो पौधे के भाग है, जड़, तना, पत्ती, फूल, इनसे कायिक जो जनन क्रिया होती है वो संपन्न होती है और एक नए पौधे का निर्माण होता है। देखो कैसे, पहला आता है जड़ के द्वारा। जड़ के रूपांतरित जो फसलें हैं उनसे यदि आप किसी को उसकी जड़ को थोड़ा सा उखाड़ के किधर लगा दोगे तो एक नए पौधे का विकसित हो जाता है। जैसे आलू किसका रूपांतरण होता है, जड़ का, मीठा आलू, मीठा आलू जड़ का क्या होता है रूपांतरण, मीठा आलू, स्वीट पोटैटो, और इसका दूसरा नाम होता है शकरकंद, ठीक है, एक होता है डहेलिया। यदि आप शकरकंद को दूसरी जगह लगा दोगे तो क्या बन जाता है, नया पौधा। फिर तने द्वारा, अब तने द्वारा 5 प्रकार के टोटल। तो पहला आता है तना कंद द्वारा, तना कंद, ठीक है, तने का रूपांतरण क्या होता है, आलू, लेकिन मीठा आलू जो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है, जड़ का। आलू यदि आप कहीं से लगा दोगे तो आलू के अंदर ध्यान से देखना छोटी छोटी बिंदियां पाई जाती हैं, उन बिंदियों को कहते हैं आंख, आलू की आंख। और यदि आप उसको भूमि में लगा दोगे आलू को तो उस आंख से एक नए पादप का विकास हो जाता है, इसको कहते हैं तनाकंद द्वारा जनन। और अगला आता है वलभ। वलभ का मतलब होता है कि ऊपर नीचे से जो फल है वो थोड़ा सिकुड़ा और रहे और बीच में से क्या रहे, मोटा रहे। जैसे आपका लहसुन, तो लहसुन का यदि आप एक छोटा सा अलग करके उसका पार्ट्स अलग लगा दोगे तो क्या नया पादप का विकास हो जाता है। और उसके बाद आता है घनकंद। घनकंद एक मतलब घन ऐसा आकार का एक फल आता है घन की तरह, ठीक है, उसे कहते हैं जमीकंद। जमीकंद में ये घनकंद कायिक जनन पाया जाता है। प्रकंद, प्रकंद का मतलब होता है कि एक मुख्य तना होता है और मुख्य तने के पास से अनेक नए पौधे निकल आते हैं और इनको आप काट कर अलग लगा सकते हो। इसका उदाहरण है केला और अदरक, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्भूस्त्री। अंतर्भूस्त्री, अंतर्भूस्त्री में वायवीय तने पाए जाते हैं। कौन से वायवीय, मतलब उनके अंदर वायु आ जा सकती है, इसका उदाहरण है मिंट, ठीक है। अब अगली जो विधि आती है वो आती है विसर्पी तने। विसर्पी तने उन्हें कहा जाता है जो जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दोब घास, ठीक है। तो विसर्पी तने हो गए, मतलब विसर्पी, विश्राम करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक हो गया ऐसे पेड़ का तना, तो ये विसर्पी तना नहीं है। अब ऐसे दोब घास इसके ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है। तो विसर्पी तने जो विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी तने जो जमीन पर चलकर जाते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ऊपरी भूस्थारी, भूस्थारी और भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी वो तने होते हैं जो जमीन पर थोड़े से मिट्टी में और थोड़े से ऊपर चलकर आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण है घास। उसके बाद आता है भूस्थारी जो पूरी तरह से धरातल के ऊपर आगे बढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं, इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी और इन्हें कहते हैं भूस्थारी। फिर आती है भूस्थारिका। भूस्थारिका उन्हें कहते हैं जो जमीन में पानी के अंदर हैं और उसके बाद ऊपर थोड़े से उनके पत्ते पत्ते दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं भूस्थारिका। और इसका उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जलकुंभी है इसको भारत में दूसरे देशों से लाया गया था इसके सुंदर फूलों के कारण। इसके जो फूल हैं बहुत सुंदर होते हैं,
तो इस कारण इसको भारत में लाया गया था। और इसने, आपको पता होगा कि जल में 1% ऑक्सीजन ही पाई जाती है, तो इसने इतनी तेजी से इसमें कायिक जनन होता है कि इसने पूरे नदी नालों को भर दिया बंगाल के अंदर। और इससे उसके अंदर उपस्थित जो मछलियां थी, उन मछलियों को, जो ऑक्सीजन वैसे ही 1% होता है जल में, तो 1% ऑक्सीजन भी ये ग्रहण कर ले, ये पानी से बहुत तेजी से ऑक्सीजन ग्रहण करती थी। तो इस कारण इसमें जो मछलियां और अन्य जीव थे वो मरने लगे, और इस कारण इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। फिर इसे हटाया गया था। अगला आता है, अगली विधि, ये विसर्पित तने के भाग थे। अगला आता है वायवीय तने। वायवीय तने उन तनों को कहा जाता है जो अंदर से खोखले होते हैं। उसका उदाहरण है नागफनी, एक और उदाहरण होता है डंडा थोल। और पत्तियां, पत्तियों द्वारा जनन कैसे होता है, मतलब कि एक पत्ती को यदि आप किसी जगह पर डाल दोगे तो उसे कहते हैं ब्रायोफिलम। देखो पत्तियों द्वारा जनन कैसे होता है, एक पत्ती को यदि आप कहीं भी डाल दोगे तो उससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम, जिसे अलग इसका नाम होता है फत्तर चट्टा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, और इससे पत्ती से ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन के महत्व। अलैंगिक जनन का सबसे पहला महत्व ये है, और सबसे बढ़िया भी है, कि इसमें कम टाइम में ही बहुत सारे संततियों को उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि लैंगिक जनन में कई महीनों का टाइम लग जाता है। ठीक है, हालांकि जैसे जो हाथी होता है उसका जो गर्भकाल होता है वो 18 महीने का होता है। उसके बाद इसमें यदि कहीं पे लैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन में यदि किसी पेड़ की जो बीज है वो कमजोर है, तो आप उसमें कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा आसानी से उस पेड़ की डाली या पत्ती की सहायता से भी आप उसको लगा सकते हो और उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हो, जो अलैंगिक जनन में नहीं पाया जाता है। इसके बाद इसमें हम कम समय में बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। ये थे इसके महत्व। बाकी आपको कुछ यदि नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और इसका जो सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का, लैंगिक जनन, वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।